बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 113 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 114 मुलाहिज़ा फरमाएं। एसपी अल्ताफ़ अली ने मुझे आज रात 8 बजे अपने दफ्तर में आने को कहा था। ओह, शारिक बोला, क्या अल्ताफ़ अली ने अपने अफीसरों को तुम्हारे बारे में बताया था? हाँ, नौलखे ने कहा। उसने डीआईजी के सामने मुझे पेश भी किया था और कहा था कि असले के अड्डे के बारे में इतला शारिक ने दी थी और ये शारिक का खास आदमी है। फिर शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। फिर क्या? नौलखा बोला। डीआईजी साहब नसीहतें करने लगे कि बहुत खून खराबा हो चुका है, अब हम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दें। हमारी फराहम करदा इतलात की बदौलत हमें कुछ रियायत मिल जाएगी और मैं जानता हूँ कि वो रियायत कैसी होगी। शारिक ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे अब नींद आ रही है, चलो तुम लोग भी सो जाओ। शारिक सुबह 9 बजे के करीब उठ गया। नौलखा वगैरह भी जाग गए, लेकिन समीना अभी तक ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। रजिया ने शारिक के लिए नाश्ता बनाया और समीना को जगाने के लिए ऊपर चली गई। तफैल कहाँ है? सो रहा है क्या? शारिक ने पूछा। कह रहा था घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, आज का दिन बाहर रहकर रिक्शा चलाते हुए गुजारूंगा। नौलखे ने कहा। कहीं कोई हमाकत ना कर बैठे, शारिक बोला। शारिक बाबू, नौलखे ने कहा, वो रिक्शा ड्राइवर है, उसने घाट घाट का पानी पिया है। बुरा ना मानो तो मैं ये कहूंगा कि वो तुमसे ज्यादा चालाक है। इत्मीनान रखो, वो कोई हमाकत नहीं करेगा। हाँ, चालाक तो वो है, शारिक ने कहा। वो बातें कर रहे थे कि कुछ देर बाद समीना भी ऊपर से आ गई। रजिया ने उसके लिए भी नाश्ता बना दिया। आओ यार, ताश की बाजी हो जाए, बेकार बैठे बैठे तो मुझ पर बोरियत तारी होने लगी है, नौलखे ने कहा। वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। शाह परी को ताश का कोई खेल नहीं आता था। नौलखे ने शारिक को अपना साथी बना लिया। समीना और रजिया पार्टनर बन गई। 2 बजे के करीब एक रिक्शा दरवाजे के सामने रुका और उसके थोड़ी देर बाद काल बैल की आवाज सुनाई थी। शाह परी ने जाकर दरवाजा खोला। वो तफैल था। उसके चेहरे की ऐसी हालत बनी हुई थी जैसे बहुत बड़ा मार का सर करके आया हो। क्या बात है, बहुत खुश हो? शाह परी ने पूछा। बात ही ऐसी है बहन, शाह परी, तफैल ने कहा। मैंने आज हाजी के एक नए ठिकाने का सुराग लगा लिया है। आओ अंदर चलकर सबके सामने तफसील बताता हूँ। वो दोनों अंदर आ गए। शारिक वगैरह ने ताश के पत्ते फेंक दिए। तुम सुबह से कहाँ गायब थे भाई? शारिक ने उसे घूरा। बड़ी गर्मा गर्म खबर लाया हूँ शारिक बाबू, तफैल कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मैंने हाजी को उस नए ठिकाने का पता लगा लिया है जहाँ वो आजकल में मुंतकिल होने वाला है। क्या मतलब? शारिक ने उसे घूरा। शारिक भाई, बात यह है कि आज मेरा दिल रिक्शा चलाने को जा रहा था, मैंने सोचा साथ ही कोई काम भी हो जाए। तफैल कह रहा था। मैं 11 बजे के करीब फारूक की कोठी के सामने पहुंच गया और रिक्शा एक दरख्त के नीचे खड़ा करके पिछली सीट पर आराम करने लगा। मैं ये सोचकर रुका था कि ये देख सकूं कि उस कोठी में कौन कौन लोग आते हैं। इत्तफाक से थोड़ी देर बाद कोठी से 2 आदमी निकले। उनमें से एक को मैंने पहचान लिया। वो हाजी का खास बंदा इरफान था। उसके साथी का नाम बाद में मालूम हुआ कि वो रब नवाज है। उन्होंने मुझे शादीपुर चलने को कहा। मैंने पहले सोचा इनकार कर दूं, फिर उन्हें रिक्शे पर बिठा लिया। शादीपुर के मेन रोड पर उन्होंने पट्टू की दुकान के सामने रिक्शा रुकवाया और मुझे इंतजार करने को कहा। वो बहुत बड़ा ही आता है। सामने पट्टू की दुकान है और पहले बड़ा लंबा चौड़ा रकबा है जहाँ कई मरले बने हुए हैं। मैं भी रिक्शे से उतर आया और मटके से पानी लेकर पीने लगा। इरफान ने वहां बैठे हुए आदमी को करामत के नाम से मुखातिब करते हुए कहा कि आज रात 8 बजे के बाद उसके यहाँ परौने आने वाले हैं। वो उनकी रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त कर रखे। वो लोग कई दिन रहेंगे। इरफान और रब नवाज दोबारा रिक्शे पर बैठ गए और मुझे बागबानपुरा चलने को कहा। मैंने उन्हें बागबानपुरा मदीना चौक पर छोड़ा। उनके उतर जाने के कुछ देर बाद घास मंडी के करीब रुका और फिर यहाँ आ गया। मुझे उनके प्रोग्राम का पता चल गया था, इसलिए मैंने उनका पीछा करने की कोशिश भी नहीं की। ये तो तुमने वाकई बड़ा काम किया, तफैल के खामोश होने पर शारिक ने कहा। अब फारूक की कोठी की तरफ जाने की जरूरत नहीं। अब लानत भेजो जी फारूक अहमद की कोठी पर, तफैल ने कहा। अपना मतलब पूरा हो गया, अब उस तरफ जाने की क्या जरूरत है? रिक्शे में सफर के दौरान उनकी बातों से कुछ अंदाजा लगाया? शारिक ने पूछा। वो लोग ज्यादा देर तक एक औरत के बारे में बातें करते रहे थे, तफैल ने जवाब दिया। रोनान नाम है उसका और मेरा ख्याल है वो फारूक अहमद की बीवी है। उसके बारे में उनकी नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती। रिक्शा कहाँ से लिया था और वापस कब करना है? शारिक ने पूछा। अपना एक पुराना जानने वाला है, उससे लिया था। शाम 8 बजे तक की बुकिंग है, तफैल ने बताया। तुम जाकर उसे बता दो कि रिक्शा आज शाम को नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। कल के पैसे भी दे देना, आज शाम को मैं रिक्शा चलाऊंगा, शारिक ने कहा। पर इस वक्त तो मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा रजिया बीबी? उसने आखिरी अल्फाज रजिया की तरफ देखते हुए कहे थे। खाना तो तैयार है, चलो भाई लगाओ खाना, हमें भी भूख लग रही है, नौलखा कहते हुए मेज पर रखे हुए पत्ते समेटने लगा। कुछ देर बाद खाना लग गया। वो लोग खाना खाते हुए उसी मौजू पर बातें करते रहे। खाना खाने के बाद शारिक में बैठे रहने की हिम्मत नहीं थी। वो रात भर जागा था। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटा तो फौरन ही सो गया। उसकी आंख शाम 6 बजे खुली। उसके कुछ ही देर बाद वो अपने नए मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया।
उसने चफेल से रिक्शा इसलिए रुकवा लिया था कि वो हाजी के नए अड्डे के इर्द गिर्द का चक्कर लगाना चाहता था। 9 लखे वो 9 लखा की तरफ देखते हुए बोला, तुम 8 बजे एसपी के दफ्तर पहुंच जाना। आज उन्होंने रेड का प्रोग्राम बना लिया होगा। तुम मकान की निशानदेही करते हुए वहां से खिसक लेना। फिक्र ही ना करो शारिक बाबू, 9 लखा बोला। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि 9 लखा कहाँ गायब हो गया। ठीक है, शारिक ने कहा और समीना की तरफ देखते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, वापसी में देर भी हो सकती है। रिक्शा कोठी के कंपाउंड में खड़ा था। शारिक उस वक्त रिक्शा ड्राइवर जैसा ही लिबास पहन रखा था, जिस पर तेल वगैरह के डब्बे लगे हुए थे। उसने इंजन के साथ छेड़छाड़ करके हाथों पर भी मोबाइल ऑयल के डब्बे लगा लिए, सर पर पटका बंधा हुआ था। गली से निकलकर सड़क पर आते ही उसे बागबानपुरे की 2 सवारियां मिल गई और फिर बागबानपुरे से दारोगा वाला तक की भी सवारी मिल गई थी। अगर ये दारोगा वाला मोड़ पर भी उसे रिक्शे को शादीपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। शादीपुर के स्टॉप से तकरीबन 1 फरलांग पहले करामत की दुकान तलाश करने में उसे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। उस वक्त अंधेरा फैल गया था। दुकान की पिछानी पर चौधरी करामत लूसन पट्टा शाप का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बल्ब भी जल रहा था। वो फोन नंबर देखकर शारिक की आंखों में चमक सी उभर आई कि हाजी ने शायद इस नए ठिकाने का इंतखाब इसीलिए किया था कि यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था। चौधरी करामत के उस पट्टा शाप के साथ एक तंग सी गली थी। शारिक ने रिक्शा उस गली में मोड़ दिया। दुकान के पिछली तरफ खासी बड़ी जगह थी। गली वाली दीवार खासी ऊंची थी जो दूर तक चली गई थी। उसके बाद दूसरे अहाते की हद शुरू हो जाती। उस अहाते में भी गली के रुख पर खराद की 3 दुकानें थी और इस वक्त तीनों दुकानें खुली हुई थी। शारिक ने रिक्शा वापस मोड़ दिया। उस वक्त पट्टों से लदी हुई एक ट्रैक्टर ट्राली चौधरी करामत की दुकान के सामने रुकी थी और 2 आदमी पट्टों के गट्ठे उतार कर नीचे फेंक रहे थे। शारिक ने रिक्शा बाईं तरफ घुमा दी और तकरीबन 50 गज आगे चाय की एक दुकान के सामने रोक लिया और लड़के को चाय का कहकर रिक्शे की पिछली सीट पर पैर फैला कर बैठ गया। उस वक्त शाम के 7:30 बजे थे। रिक्शे पर बैठे चाय पीते हुए शारिक करामत की दुकान की तरफ देख रहा था, जहाँ चौधरी करामत ट्रैक्टर ट्राली से चारे के गट्ठे उतरवा रहा था। शारिक जिस जगह पर मौजूद था वहाँ से एक सड़क बिजली घर के इलाके की तरफ और दूसरी सरहदी गांव बीनी की तरफ जाती थी। उस छोटे से चौक पर खासी रौनक थी। बीनी के रास्ते में और भी बहुत से देहात थे। दिन के वक्त तो 3-4 बसें उस तरफ जाती थी, लेकिन शाम के बाद उन बसों की तादाद कम हो जाती। इस वक्त भी बीनी की तरफ जाने वाली बस काफी देर से नहीं आई थी। मोड़ पर लोग जमा थे। कुछ लोग शारिक के पास भी आए और उसे बीनी या रास्ते के किसी और गांव चलने को कहा था, लेकिन शारिक ने रिक्शा ड्राइवरों के मखसूस अंदाज में सर नफी में हिला दिया था। दूसरे रिक्शे ड्राइवरों ने भी जाने से इनकार किया था। शाम के बाद कोई भी रिक्शा या तांगे वाला उस तरफ नहीं जाता था। चाय पीने के बाद भी शारिक रिक्शे पर उसी तरह टांगे पिसारे बैठा रहा जैसे बहुत थका हुआ हो। 9 बजने वाले थे। ट्रैक्टर ट्राली जा चुकी थी। चौधरी करामत दुकान पर ही मौजूद था। उसके साथ एक 9 उम्र लड़का भी था जो ग्राहकों को पट्टे तोल कर दे रहा था। 9:15 बजे के करीब एक पेजेरो दुकान के सामने रुकी। चौधरी करामत फौरन ही पेजेरो के पास आ गया। पेजेरो से 3 आदमी उतरे थे। उनमें से 2 को शारिक ने पहचान लिया। एक हाजी अब्दुल्ला था, दूसरा उसका पुराना बॉडीगार्ड दिलावर, तीसरे को वो पहचान नहीं सका। वो तीनों पेजेरो से उतरकर फौरन ही चारे के गट्ठों के दरमियान होते हुए दुकान में से गुजरते हुए पिछले हिस्से की तरफ चले गए। चौधरी करामत भी उनके साथ अंदर चला गया। पेजेरो यू टर्न लेती हुई वापस चली गई। तकरीबन 15 मिनट बाद चौधरी करामत दोबारा बाहर आ गया। उसने मुलाजिम लड़के से कुछ कहा और वो अपना काम छोड़कर मुखालिफ सिमत में दुकानों की तरफ चला गया। शारिक ने रिक्शा स्टार्ट किया और उसे हल्की रफ्तार से चलाते हुए चौधरी करामत की दुकान के सामने रोक लिया और इंजन चलता छोड़कर नीचे उतर आया। 2 किलो लूसन दे दो चौधरी जी, वो पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालते हुए बोला। 2 किलो क्या करने हैं जवान, रोटी के साथ खाने हैं। चौधरी करामत ने गोया मजाक किया था। ये भी बहुत है चौधरी जी, मेरी बकरी इतने में गुजारा कर लेती है, शारिक ने कहा। करामत ने 2 किलो पट्टे तोल दिए। शारिक पैसे देते हुए बोला, एक जरूरी टेलीफोन करना है चौधरी जी, पैसे ले लेना। टेलीफोन अंदर रखा हुआ है और मेरे परोने आ गए हैं, तुम सराज के होटल से टेलीफोन कर लो, चौधरी ने कहा। शारिक ने खरीदे हुए पट्टे रिक्शे की पिछली सीट पर रख दिए और रिक्शा स्टार्ट करते हुए वहां से रवाना हो गया। तकरीबन 15-20 मिनट बाद उसने बागबानपुरा में एक पीसीओ के सामने रिक्शा रोका और उतरकर अंदर दाखिल हो गया। उस पीसीओ में कई टेलीफोन थे। 2 पर लोग बात कर रहे थे। शारिक ने काउंटर पर रखे हुए तीसरे फोन का रिसीवर उठाया और चौधरी करामत वाला नंबर डायल करके टेलीफोन सेट सिरकाता हुआ काउंटर के आखिरी सिरे पर चला गया। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। हेलो, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम दिलावर बोल रहे हो, शारिक ने धीमी आवाज में कहा। हाजी से बात कराओ। तुम कौन बोल रहे हो, दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में पूछा गया। मैं हाजी का पुराना दोस्त शारिक बोल रहा हूँ, शारिक ने जवाब दिया। उसे सिर्फ इतना बता दो कि मैंने उसके नए ठिकाने का पता चला लिया है। हालांकि उसे यहाँ आए हुए आधे घंटे से ज्यादा नहीं हुआ होगा। उसे बता दो कि वो मेरी नजरों से छुप कर कहीं नहीं जा सकता। मैं दोबारा बात करूंगा। शारिक ने फोन बंद कर दिया। वो जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर काउंटर पर रखते हुए बाहर आ गया। रिक्शा स्टार्ट करते उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। हाजी को उसके फोन की इतला मिली होगी तो वो नाच कर रह गया होगा। उसके बाद शारिक कहीं नहीं रुका। हक नवाज रोड से होता हुआ घर वापिस आया
उस वक्त 10:15 बज रहे थे। नौलखा गया। उसने समीना से सामना होते ही पूछा, वो तो 7:30 बजे ही चला गया था। समीना ने कहा, तफैल तुम रिक्शा वापस कर आओ, अब इसकी जरूरत नहीं रही, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा ले आएंगे। शारिक बोला, रिक्शा तो वापस कर रहा हूँ, लेकिन वो पट्टे किसके लिए लाए हो शारिक बाबू? तफैल ने मुस्कुराते हुए कहा। मिलकर थोड़े थोड़े खा लेंगे यार, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। पट्टे खाओगे? समीना ने उसे घूरा। शारिक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर उसे बताने लगा कि पट्टे उसने क्यों खरीदे थे। तुम इतना करीब चले गए थे, समीना बोली। अगर तुम्हें पहचान लिया जाता तो जिंदा वापस ना आते। इंसान को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, समीना ने कहा। अच्छा शारिक बाबू, मैं तो रिक्शा वापस करने जा रहा हूँ, तफैल कहते हुए कमरे से निकल गया। शारिक उठकर टेलीफोन के करीब आ गया। उसने रिसीवर उठाया और चौधरी करामत वाला नंबर मिलाने लगा। इस मर्तबा भी लाइन मिलने में देर नहीं लगी। कॉल चौधरी करामत ने रिसीव की। हाजी अब्दुल्ला को फोन दो, मैं उसका दोस्त शारिक बोल रहा हूँ, शारिक ने कहा। चंद में खामोशी रही, फिर हाजी अब्दुल्ला की चिंगारती हुई आवाज सुनाई दी, तुम हरामजादे, चीखो मत पाजी। शारिक ने उसकी बात काट दी। तुमने देख लिया कि मैं मौत के साए की तरह तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ, तुम्हें इसी तरह सहमा कर मार डालूंगा। तुम मेरे हाथ आ जाओ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, हाजी चीखा। मुझे तलाश करने की कोशिश करो तो तुम्हारे हाथ लगूंगा ना, शारिक ने कहा। तुम तो बुज़दिलों की तरह छुपते फिर रहे हो और मैं साए की तरह तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ। जब तुम पेजेरो से चौधरी करामत की दुकान के सामने उतर रहे थे तो मैं उस वक्त चंद गज के फासले पर था। तुम कहीं भी छुप जाओ, मेरी नजरों से ओझल नहीं रह सकोगे। वैसे तुम्हारे लिए मेरी एक पेशकश है, बको क्या कहना चाहते हो? हाजी दाड़ा। अगर तुम अपने आप को सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, शारिक बोला। बंद करो ये बकवास, हाजी चीखा। सरेंडर मैं नहीं तुम करोगे, मैं तुम्हें कुत्ते की तरह अपने पैर चाटने पर मजबूर कर दूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके पैर चाटता है। वैसे मेरा वादा है कि तुम्हारे किसी भी खुफिया ठिकाने के बारे में पुलिस को नहीं बताऊंगा। तुमसे जब भी मुकाबला होगा बराए रास्त होगा। और हाँ, मैंने कहा था कि आज तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगा, लेकिन अब वो खुशखबरी आज नहीं कल सुनाऊंगा। मेरे फोन का इंतजार करना। जवाब में हाजी ने कुछ कहना चाहा, मगर शारिक ने फोन बंद कर दिया और समीना वगैरह को हाजी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताने लगा। फिर रजिया की तरफ देखते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम लोग खाना खा चुके हो, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। रजिया कहते हुए किचन में घुस गई। उसके थोड़ी देर बाद शारिक बैठा खाना खा रहा था। 2 बजे के करीब नौलखा पहुंच गया। हो गया काम शारिक बाबू, उसने आते ही कहा। पुलिस ने रात 11 बजे रेड किया, बड़े बड़े अफसरान भी मौजूद थे। बड़ा असला निकला है भाई वहाँ से, ये सारा रूसी असला है जो अफगानिस्तान से लाया गया था। पिस्तौलें, कलाशनकोफ, राइफलें, लाखों की तादाद में गोलियां, रॉकेट और न जाने क्या क्या भरा हुआ था उस गोदाम में। वो सब कुछ अब पुलिस की तहवील में है। सुना था कि वजीर और चीफ मिनिस्टर भी उस असले के मुआयने के लिए वहाँ आने वाले हैं, लेकिन मैं तो खामोशी से खिसक लिया। वो लोग मुझे तलाश करते होंगे कि नौलखा किधर गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी? मेरा मतलब है मुकाबला वगैरह, शारिक ने पूछा। वहाँ 4 आदमी थे, उन्होंने मुकाबले की कोशिश की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मारा गया और बाकी 3 ने हथियार डाल दिए। बड़े मुनज्जम तरीके से छापा मारा गया था। वैसे एक बात है शारिक बाबू, अगर पुलिस वाले ठीक से काम करे ना तो कोई भी शख्स जुर्म करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक से काम करने का मसला ही तो है मेरे यार, शारिक गहरा सांस लेते हुए बोला। पुलिस के ठीक से काम करने की रवायत होती तो आज मैं और तुम भी जराइम की दलदल में नाम फंसे होते। वो चलने में खामोश रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल है हाजी को ये खुशखबरी इसी वक्त सुना देनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये खुशखबरी मैं सुनाऊंगी, समीना ने कहते हुए फोन अपनी तरफ सिरका लिया और शारिक से मालूम करके नंबर डायल करने लगी। तीसरी घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, एक ख्वाबीदा सी आवाज सुनाई दी। हाजी को फोन दो, समीना ने खुश लहजे में कहा। कौन बदतमीज हो तुम, हाजी जी सो रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। उससे कहो समीना बात कर रही है, मेरा नाम सुनते ही उसकी नींद उड़ जाएगी, समीना ने कहा। समीना, दूसरी तरफ से कहा गया। होल्ड करो। और फिर तकरीबन 2 मिनट बाद हाजी की आवाज सुनाई दी, मगर समीना ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर बोलना शुरू कर दिया। हैरत की बात है कि इन हालात में भी तुम आराम से सो रहे हो। शारिक ने तुमसे कहा था कि वो कल सुबह तुम्हें खुशखबरी सुनाएगा। मैंने सोचा तुम्हें सुबह तक इंतजार में रखने की बजाय क्यों ना अभी वो खुशखबरी सुना दी जाए। बकती रहो, मैं सुन रहा हूँ, हाजी की गुर्राहट सुनाई दी। वो जो तुम्हारा असले का डिपो है ना, टंबर मार्केट वाला, समीना ने कहा, वो अब पुलिस की तहवील में है। तुम्हारा एक आदमी मारा गया, 3 ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है और असले पर पुलिस का कब्जा है ना तुम्हारे लिए खुशी की बात? क्या बकती हो तुम? हाजी के दाड़ने की आवाज सुनाई दी। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो अपने किसी आदमी को फोन करके तस्दीक कर लो। बस इस वक्त मैंने तुम्हें यही बताना था। अगली गुफ्तगू तक अल्लाह हाफिज। हाजी दूसरी तरफ से कुछ कह रहा था, मगर समीना ने फोन बंद कर दिया और शारिक वगैरह की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाजी इस वक्त अपने बाल नोच रहा होगा, उसे अब रात भर नींद नहीं आएगी। मगर हम अपनी नींद क्यों खराब करें, मैं तो सोने जा रही हूँ। वो उठकर अपने कमरे में आ गई। शाह परी भी उसके साथ ही आ गई। वो दोनों आमतौर पर एक ही कमरे में सोती थी।
शारिक हाल कमरे में ही सोफे पर दराज हो गया। कुछ देर बाद वो भी सो चुका था। शारिक की आंख सुबह 7 बजे खुल गई। रजिया के अलावा सब लोग सो रहे थे और रजिया भी सामने वाले सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। आज तो पूरा अखबार सनसनीखेज खबरों से भरा हुआ है। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोली, लो तुम अखबार देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शारिक ने अखबार ले लिया। हेडलाइन हाजी के असले के डिपो के बारे में थी। उसके अलावा और खबरें 4-4 कालमी सुर्खियों के साथ शाया हुई थी। एक खबर गुलबर्ग में गंदे नाले में दरियाफ्त होने वाली 3 लाशों के बारे में थी। उनमें सिर्फ अल्लाह दिता नामी एक शख्स की शनाख्त हुई थी। वो हाजी अब्दुल्ला का मुलाजिम था। दूसरी खबर शहर के एक रईस फारूक अहमद की बीवी रोना के बेईमाना कत्ल से मुताल्लिक थी, जिसे आबरू रेदी के बाद चाकू के पेट दर पे वार करके बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। उन 3 बड़ी खबरों के अलावा फ्रंट पेज की सारी खबरें हाजी अब्दुल्ला से मुताल्लिक थी। रजिया चाय बनाकर ले आई। शारिक चाय पीते हुए खबरें पढ़ता रहा। उस वक्त वो रोना के कत्ल की खबर पढ़ रहा था। रोना के कत्ल की इतला उसके शोर फारूक अहमद ने पुलिस को दी थी, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। फारूक अहमद ने पुलिस को जो बयान दिया था उसके मुताबिक हाजी अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ उसकी कोठी पर आ गया और बताया कि वो चंद रोज यहाँ रहेगा। हाजी ने ये धमकी दी कि अगर किसी ने उनकी मौजूदगी के बारे में बताया तो उन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर देगा। इसी दौरान हाजी अब्दुल्ला अपने 3 कारिंदों को बांध कर लाया था। उसका ख्याल था कि बंद रोड वाले इरवन के अड्डे की तबाही उनकी गफलत का नतीजा थी। वो पहले उन तीनों पर तय खाने में तशद्दुद करते रहे, फिर उन्हें कत्ल करके लाशें कोठी के अकबी गंदे नाले में फेंक दी। गुज़िश्ता रात 8 बजे हाजी और उसके साथियों ने जबान बंद रखने की धमकी देकर चले गए थे। फारूक भी अपने मुलाजिम परिचेरा के साथ किसी काम से चला गया और तकरीबन 1.5 घंटे बाद वापस आया तो कमरे में बेड पर उसकी बीवी रोना की लाश पड़ी थी। एक चाकू दस्ते तक उसके सीने में महफूज था। अलमारी खुली हुई थी और सामान सारा बिखरा हुआ था। कातिल नकद रकम, इनामी बांड और लाखों रुपए के जेवरात ले गया था। फारूक ने अपने बयान में यह भी बताया कि कातिल ने बड़े इत्मीनान से अपना मिशन पूरा किया था और अपने खून आलूद कपड़े उतारकर अलमारी में से उसके कपड़े निकाल कर पहन गया था। उसने कातिल के कपड़े शनाख्त कर लिए थे। उसके कहने के मुताबिक हाजी अब्दुल्ला के एक बॉडीगार्ड इरफान उस रोज यही कपड़े पहने हुए था। अखबार हाजी के हवाले से खबरों से भरा हुआ था। उन तमाम हालातों वाकयात से पुलिस ने जो नतीजा अखज़ किया वो ये था, फारूक अहमद हाजी अब्दुल्ला का एजेंट था और उसने बखुशी हाजी अब्दुल्ला को अपने घर में पनाह दी थी, क्योंकि इसी दौरान वो खुद उसकी बीवी और मुलाजिम परिचेरा आबादी से बाहर आते जाते रहे थे। 1-2 मौकों पर तो वो तीनों इकट्ठे घर से बाहर गए थे। अगर हाजी अब्दुल्ला ने उन्हें कोई धमकी दी होती तो ऐसे मौके से फायदा उठाकर पुलिस को इतला दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता था कि उन्होंने हाजी और उसके साथियों को बखुशी अपने घर में पनाह दी थी। बहरहाल पुलिस ने फारूक अहमद और उसके मुलाजिम परिचेरा को शरीके जुर्म करार देकर हिरासत में ले लिया था। रात 2:15 बजे के करीब समीना से टेलीफोन पर बात होने के बाद हाजी अब्दुल्ला वाकई ही नाच उठा था। टिम्बर मार्केट में उसका असले का बहुत बड़ा गोदाम था। टिम्बर मार्केट के पिछली तरफ वो मकान 8 कमरों पर मुश्तमिल था और हर कमरे में असले की पेटियां भरी हुई थी। पहले ये मकान हीरवन के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर उसे असले के डिपो में तब्दील कर दिया गया। कुछ अर्सा पहले तो ये होता रहा था कि जब किसी गाहक को असले की जरूरत होती तो उसे रकम वसूल करके डिपो के निगरान के नाम पर्ची लिख दी जाती और उसे फोन पर भी इतला दे दी जाती। वो गाहक रात के अंधेरे में वहां जाकर अपनी मतलूबा चीज हासिल कर लेता। पर्ची सिर्फ उन गाहकों को दी जाती जो काबिले एतमाद होते। 3 महीने पहले हाजी को असले की एक बहुत बड़ी खेप बहुत कम कीमत पर मिल गई, जिसमें रॉकेट, लाइट मशीन गन्ने, हैंड ग्रेनेड, राइफलें, पिस्तौल और लाखों की तादाद में गोलियां शामिल थी। ये सारा माल हाजी ने उस डिपो के लिए रखवाया था और ये डिपो दूसरों के लिए बंद कर दिया गया था। हाजी के सिर्फ चंद ऐसे आदमी थे जिन्हें उस डिपो के बारे में मालूम था। उनमें से भी बेशतर को बता दिया गया था कि वो डिपो बंद कर दिया गया है, अब कोई उधर का रुख ना करे। ये नई खेप उस डिपो में लाने के बाद तो सब लोगों को सख्ती से उस तरफ जाने से मना कर दिया गया था। 4 मुहाफिज 24 घंटे असले की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद रहते थे। उनके अलावा सिर्फ 2 आदमी ऐसे थे जिन्हें डिपो में असले के उस अंबार के बारे में मालूम था। उनमें एक मकसूद था और दूसरा इरफान। असले की यह खेप तकरीबन 2 महीने पहले उस गोदाम में पड़ी थी। हाजी किसी ऐसी पार्टी की तलाश में था जिससे पूरी खेप का सौदा हो सके, लेकिन अभी तक उसे ऐसी कोई पार्टी नहीं मिली थी। छोटे गाहक तो बहुत थे, लेकिन हाजी उस खेप को टुकड़ों में नहीं बेचना चाहता था। और फिर शारिक से खटपट शुरू हो गई। शारिक ने उसे तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। अगर कोई और होता तो अब तक खुदकशी कर चुका होता, लेकिन करोड़ों डॉलर का नुकसान होने के बावजूद हाजी अभी तक डटा हुआ था। उसकी वजह शायद ये थी कि बैंकों में मुख्तलिफ नामों से उसका खतीर सरमाया मौजूद था। बैरून ममालिक में भी उसके करोड़ों डॉलर मौजूद थे। उसे उम्मीद थी कि शारिक से निमटने के बाद वो मामला संभाल लेगा। उसे पुलिस से ज्यादा खौफ नहीं था। वो जानता था कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। आज जो पुलिस ऑफिसर उसकी गिरफ्तारी के लिए हथकड़ियां लिए फिरते हैं, वो कल उसके सामने हाथ बांध कर खड़े होंगे। हाजी को सबसे ज्यादा खौफ शारिक और समीना से था, जो उसे पे दर पे नुकसान पहुंचा रहे थे और वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका था।
और दरअसल शारिक और समीना ही की वजह से पुलिस भी उसके पीछे लगी थी। उन दोनों का किस्सा तमाम हो जाए तो पुलिस से पीछा छुड़ाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उस वक्त फोन पर समीना की बातों ने हाजी के तन बदन में आग लगा दी थी। उसका खून खोल रहा था, उसका बस नहीं चलता था कि अपनी बोटियां नोच डाले। इरफान और दिलावर हाजी के कमरे के बाहर बरामदे में सो रहे थे। हाजी की आवाज सुनकर वो भी उठ गए और फिर चंद सेकंड बाद उन्हें मालूम हो गया कि सूरत हाल क्या थी। ओए इरफान, हाजी घुराते हुए बोला।